नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी हिमालय के वर्गीकरण के ऊपर। अपना टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेशों में अपने पहला जो भौतिक प्रदेश था हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसको अपने विस्तार से पढ़ा था। आज अपना दूसरा भौतिक प्रदेश है उत्तर भारत का विशाल मैदान। दूसरा भौतिक प्रदेश जिसके ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें, उत्तर भारत के विशाल मैदान से ठीक ऊपर फैला हुआ था उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला, और इसके ठीक नीचे फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी अपने कह सकते हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला के ठीक बीच में फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ के आए थे। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसका विस्तार था भारत के 5 राज्यों के अंदर। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसके ठीक मध्य में फैला हुआ है, ठीक मध्य के अंदर, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला, और भारत के ठीक दक्षिण में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी देश। अब इसके बीच में जो फैला हुआ है, ये जो बीच में जो फैला हुआ है, इसे नाम दिया गया है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें, उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो मूल रूप से किसका अवशेष माना जाता है? यानी एक तरह से देखें तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, मूल रूप से किसका अवशेष है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान में आपको ध्यान में रखना है कि ये मुख्य रूप से किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर। यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है मूल रूप से किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। उत्तर पूर्व के अंदर फैला होने के कारण इसे उत्तरी पूर्वी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। अब मैदानों की बात करें तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? मैदानों की बात करें तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो मैदानों का निर्माण कर रहा है नदियां। कौन कर रही है? नदियां कर रही है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। अब नदियां कितनी हैं? तो इसके अंदर आपने को याद रखना है 3 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 3 नदियां। 3 नदियां कौन कौन सी है? जिनमें सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। उसके बाद में दूसरी जो नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। और तीसरी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों के आधार पर सबसे पहली होगी अपनी सिंधु नदी, दूसरी होगी अपनी गंगा नदी, और तीसरी जो नदी है वो है नदी ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित जो भूभाग है उसे ही नाम दिया गया है उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या नाम दिया गया है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में भी अपने को 3-4 आंकड़े याद रखने हैं। 3-4 आंकड़े कौन कौन से हैं? जिनके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 आंकड़े अपने को याद रखने हैं। सबसे पहले देखें उत्तर भारत का विशाल मैदान लंबा कितना है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है इसकी 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर। यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो कितने किलोमीटर लंबा फैला हुआ है? तो लंबाई का आंकड़ा अपने को याद रखना है। कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 3200 किलोमीटर। बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ा कितना है? तो चौड़ा है ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर। यानी 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। चौड़ाई के अंदर कहीं 150, 200, हाईएस्ट इसकी 300 और मिनिमम है वो कितनी है? 150। यानी 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। क्या चौड़ा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 300 से 600 मीटर। 300 से लेकर 600 मीटर। 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक ऊंचा है। क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की।
यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो क्षेत्रफल का आंकड़ा याद रखना है 7,70,000 वर्ग किलोमीटर। 7,70,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये चार आंकड़े अपने को याद रखने, क्षेत्रफल, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। उसके बाद में अगर विशेषताओं की बात करें, उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? अगर सीधा सा प्रश्न आ जाए कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, यानी सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किस भौतिक प्रदेश में निवास कर रही है? तो अपना उत्तर क्या होगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। मान लो भारत के अंदर 100% लोग हैं तो सबसे ज्यादा 60% लोग निवास करते हैं, किस में निवास करते हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर सबसे ज्यादा लोग, पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा निवास कर रहे हैं। दूसरी खास बात अपने को ये याद रखनी है कि यह भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रदेश। अब उपजाऊ की बात करें तो नदियां आ रही है, नदियों के द्वारा ही मैदानों का निर्माण हो रहा है। नदियां जब अपने साथ आती है तो मिट्टी कौन सी लेकर आ रही है? नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। इसलिए यह भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रदेश है। कौन सा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो प्रादेशिक आधार पर इसे मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर। वैसे इसके अंदर देखो 3 नदियां हैं, 3 नदियों के आधार पर देखें तो सिंधु नदी आ गई सबसे पहली, उसके बाद में दूसरी गंगा नदी आ गई, उसके बाद में तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। और इन तीनों नदियों के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया। और वैसे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भी देखें तो इसे मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग है निम्न। सबसे पहला है पंजाब का प्रदेश, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो पंजाब का प्रदेश है जिसे पंजाब का मैदान भी कहा जाता है और पंजाब का प्रदेश भी कहा जाता है। अब पंजाब के प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक तो है पंजाब का मैदान और दूसरा है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान एक हो गया पंजाब का मैदान। नदियों के आधार पर देखिए अपने 3 नदी थी, जिनमें पहली नदी थी सिंधु, दूसरी थी गंगा और तीसरी थी ब्रह्मपुत्र। और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसे मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं पंजाब के मैदान की। सबसे पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं? पंजाब के मैदान की। पंजाब के मैदान की बात करें तो जो पंजाब का मैदान है मूल रूप से तो कहां पर फैला हुआ है? पंजाब के अंदर। पंजाब के अलावा दूसरा इसके अंदर राज्य कौन सा है? हरियाणा। और तीसरा है दिल्ली, यानी एनसीआर, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ये 3 जगह मूल रूप से फैला हुआ है कौन सा मैदान? पंजाब का मैदान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर फैले हुए मैदान को नाम दिया गया है पंजाब का मैदान। और इसी का उपभाग है राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान की बात करें तो राजस्थान के मैदान के अंदर है थार का मरुस्थल। राजस्थान के ठीक पश्चिम में फैला हुआ 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर, वो भी किसका भाग है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग है। मूल रूप से जो थार का मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है और उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो भी मूल रूप से किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। तो राजस्थान का मैदान है वो अपने राजस्थान के अंदर विकास सर करवा रहे हैं, तो उसके अंदर अपने पढ़ चुके होंगे। राजस्थान का मैदान मोटा आपको बता देता हूं कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ थार का मरुस्थल ये राजस्थान का मैदान हो गया। बात पंजाब के मैदान की बरे तो पंजाब का मैदान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर विस्तृत है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। अब देखो पंजाब जो नाम है वो क्यों पड़ा? पंजाब
5 आब यानी पानी, यहां पर 5 नदियों का पानी आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, पंजाब कहा गया। अब 5 नदियां कौन सी है, तो पांचों ही नदियां हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां हैं जिनमें से वर्तमान में अगर अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर मात्र 3 ही नदियां हैं। 3 नदियां कौन सी है, तो सतलज, रावी और व्यास। जबकि 2 नदियों की बात करें, झेलम और चिनाब, ये मूल रूप से कहां पर बह रही है, पाकिस्तान के अंदर बह रही है। और इन्हीं 5 नदियों के आब क्षेत्र को कहा गया था पंजाब, जो वर्तमान में भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। अपने जो भारत के अंदर पंजाब, उसके अंदर सिर्फ 3 ही नदियां हैं। ये पंजाब के मैदान की बात करें तो यहां पर 3 नदियां कौन सी है, जिनमें पहली नदी है सतलज और दूसरी नदी है व्यास और तीसरी नदी है रावी। अब ये 3 नदियां बह रही है, इन 3 नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी के द्वारा निर्मित क्षेत्र को ही कहा गया है, क्या कहा गया है, पंजाब का मैदान कहा गया। अब पंजाब के मैदान के ऊपर देखो, यहाँ पर एक आधा प्रश्न बन सकता है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये क्रम में मैंने लिखी नदियां इसीलिए, पहली नदी आ गई आपकी सतलज, सतलज के बाद में आ गई व्यास और व्यास के बाद में आ गई रावी। अब इन 2 नदियों, एक नदी ये हो गई और एक नदी ये हो गई, 2 नदियों के बीच के भाग को कहा जाता है दो आब। तो यहां पर 2 आब है, इनके ऊपर ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। एक 2 आब सतलज और व्यास नदी और दूसरा व्यास और रावी नदी। अब देखें कि जो यहां पर सबसे पहली नदी आ गई अपनी सतलज नदी, सतलज नदी के ठीक नीचे बह रही है कौन सी नदी, व्यास। अब सतलज और व्यास नदियों के बीच का जो दोआब है उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है बिस्त दोआब। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, यहाँ पर प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। विस्त दोआब सीधा सा आ सकता है कि विस्त दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो सतलज और व्यास। या फिर इसी पे घुमा के भी पूछा जा सकता है, सतलज और व्यास नदी के बीच के भूभाग को क्या कहा गया है, तो बिस्त दोआब। उसके बाद में व्यास और रावी की बात करें, व्यास और रावी नदी, इन दोनों के बीच के भूभाग को क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है बारी दोआब। क्या नाम दिया गया है, बारी दोआब, बारी दोआब। ये 2 है, दोनों के दोनों किस में हैं, पंजाब के मैदान में हैं। एक तो बिस्त दोआब और दूसरा बारी दोआब। ये था अपना पंजाब का मैदान, सबसे पहला पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान के बाद में अपने बात करते हैं दूसरे मैदान की। दूसरा मैदान है गंगा का मैदान। दूसरा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की बात करें, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान है मूल रूप से जहां जहां गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है वहां वहां फैला हुआ है कौन सा मैदान, गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान की बात करें तो मैं आपको एक थोड़े से डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं कि ये गंगा का जो मैदान है वो मूल रूप से कहां फैला हुआ है। अब इसके अंदर देखें तो मैंने यहाँ पर 3 स्टेट बनाए हैं, जिनमें सबसे पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में है बिहार और बिहार के बाद में है पश्चिम बंगाल। बिहार के बाद में कौन सा है, पश्चिम बंगाल। अब देखें तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में गंगा नदी के बहाव क्षेत्र से निर्मित मैदान को ही नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पंजाब के मैदान को पंजाब का मैदान और उप प्रदेश राजस्थान के मैदान में विभाजित किया गया था, उसी प्रकार गंगा के मैदान को भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन से हैं, जिनमें सबसे पहला आ गया ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा आ गया मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा आ गया बाहरी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ये 3 हैं। गंगा के मैदान को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें पहला था ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा था मध्य गंगा का मैदान, तीसरा था बाहरी गंगा का मैदान। बाहरी गंगा के मैदान को ही नाम दिया गया है निम्न गंगा का मैदान। अब इन तीनों को देखो, मैं इस डायग्राम में बता रहा हूं कि आपका जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो कहाँ फैला हुआ है। अब ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर देखें तो जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है,
ये उत्तरी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। उत्तरी और पश्चिमी भाग में फैला हुआ ये जो मैदान है उसे नाम दिया गया है ऊपरी गंगा का मैदान। अब इसके बाद में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है उत्तर प्रदेश का, और बिहार का पश्चिमी भाग, यानी पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार। पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार में मूल रूप से जो फैला हुआ है उसे क्या नाम दिया गया है? मध्य गंगा का मैदान। तीसरा आ गया अपना ये जो पूर्वी बिहार है और पूरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी जो बिहार और पूरा पश्चिम बंगाल, यहाँ जो फैला हुआ मैदान है उसे नाम दिया गया है बाहरी गंगा का मैदान। बाहरी गंगा का मैदान या फिर अपने कह सकते हैं निम्न गंगा का मैदान। अब देखो गंगा के मैदान को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग जिनमें ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा नदी जब ऊपर से बह के आ रही है तो इसका जो बहाव क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। तो ऊपर जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर जो निर्मित भूभाग है उसे ऊपरी गंगा का मैदान नाम दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के अंदर मूल रूप से जो फैला हुआ है उसे नाम दिया गया है मध्य गंगा का मैदान, और पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में जो विस्तृत मैदान है उसे नाम दिया गया है बाहरी गंगा या फिर अपने कह सकते हैं इसे निम्न गंगा का मैदान। तो ये दूसरा था गंगा का मैदान। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे मैदान की। तीसरा मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान, या फिर इसे ब्रह्मपुत्र के अलावा असम का मैदान भी कह सकते हैं अपने। तीसरी जो नदी थी वो थी ब्रह्मपुत्र नदी थी और उसी के द्वारा निर्मित मैदान था ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर इसे आप कह सकते हो असोम का मैदान या असम का मैदान। अब इसके अंदर जो मुख्य नदी थी वो कौन सी नदी थी? ब्रह्मपुत्र नदी थी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और असम से होती हुई ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ। इसके अंदर ये अपना स्टेट हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में ये असम और असम के बाद में ये मेघालय और ये अरुणाचल प्रदेश। अब देखें जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो असम, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में असम, उसके बाद में मेघालय और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। और यहाँ अपने एक नदी अभी पढ़ के आए थे, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी भी पश्चिम बंगाल से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर बांग्लादेश में जाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में उड़ेल देती है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके द्वारा निर्मित जो भूभाग है उसे नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ये ब्रह्मपुत्र का मैदान मूल रूप से 2 ही राज्यों के अंदर है। 2 राज्य कौन से? जिनमें पहला राज्य है एपी अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर मूल रूप से फैले हुए मैदान को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मपुत्र या फिर असम का मैदान। अब असम के मैदान के अंदर कई बार असम का मैदान ना पूछ के असम की घाटी भी पूछा जा सकता है। तो असम की घाटी के अंदर फैला हुआ मैदान भी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। विवर्तनिका की दृष्टि से देखें तो ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो सबसे शांत एरिया है और यहाँ पर न के बराबर भूकंप आने की संभावना है, यानी यहाँ पर भूकंप बिल्कुल ही नहीं आते, एकदम शांत एरिया है विवर्तनिका की दृष्टि से देखें तो। उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात कर रहे थे अपने। उत्तर भारत के विशाल मैदान को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग कौन से थे? जिनमें पहला था पंजाब का मैदान, दूसरा था गंगा का मैदान और तीसरा था ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान था पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान में फैला हुआ था, जबकि गंगा का मैदान था वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था। और जबकि ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम, थोड़ा बहुत मेघालय के अंदर फैला हुआ था। अब बात करते हैं अपने भौगोलिक शब्दावली की। उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर देखें तो ज़्यादातर जो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं वो भौगोलिक शब्दावली के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक शब्द देखकर उसके संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि खादर प्रदेश क्या है, बागर प्रदेश क्या है, तराई प्रदेश क्या है, भूड़ प्रदेश क्या है, जलोढ़ पंखु क्या है। तो उनके ऊपर अपने यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये अपने सबसे देख लें तो
पहले देखते हैं, तो ये अपने हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने पढ़ के आए थे। नदियों का जो उद्गम हो रहा था वो हिमालय से हो रहा था। नदियों का ज़्यादातर जो उद्गम है या तो हिमालय से होता है, या पठारों से होता है, या फिर ऊंचाई से होता है। नदियों का उद्गम पहाड़ों से हो रहा है, पठारों से हो रहा है। नदियाँ अपने साथ अनाच्छादन प्रक्रम के माध्यम से सब कुछ बहाकर साथ में लेके आती है। कंकड़, मिट्टी, पत्थर सब कुछ बहाकर साथ में लेकर आती है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में अपने इस टॉपिक को विस्तार से करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो भौगोलिक शब्दावली है वो भौगोलिक शब्दावली है बाबर प्रदेश। इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। बाबर प्रदेश किसे कहा जाता है? बाबर प्रदेश किस प्रकार निर्मित होता है? बाबर प्रदेश के बाद में कांप प्रदेश की बात करेंगे। कांप प्रदेश किसे कहा गया है? कांप प्रदेश के अंदर कौन कौन से भूभाग आते हैं? और कांप प्रदेश के बाद में अगर अपने देखें तो तराई प्रदेश भी है और डेल्टा भी है। तो ये कुछ भौगोलिक शब्दावली है जिनके ऊपर अपने अभी इसी डायग्राम के अंदर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा डायग्राम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस डायग्राम के अंदर मैंने ये पर्वत बनाए हैं, लिख देता हूँ पर्वत। आप इन्हें पर्वत समझ लो, पठार समझ लो, या फिर ऊंचा भूभाग समझ लो। पर्वतों से उद्गम हो रहा है किसका? नदियों का। ये नदियाँ हैं जो पर्वतों से निकल रही है, पर्वतों से नदियाँ निकल रही है। पर्वतों से जब नदियाँ निकलती है तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं वो अनाच्छादन प्रक्रम के माध्यम से अपने साथ बहा कर लेके आती है। अनाच्छादन प्रक्रम का मतलब ये है कि सब कुछ अपने साथ इकट्ठा करके लेके आ रही है। पहाड़ों से जब भी नदियां आती है तो अनाच्छादन प्रक्रम के माध्यम से अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर आती है और उन्हें धरातल के पदीय भूभाग पर, यानी एक तरह से ये धरातल है और उस धरातल के पदीय भूभाग पर उनका क्या कर देती है? निक्षेप कर देती है। निक्षेप का मतलब होता है जमाव कर देना। क्या होता है? जमाव कर देना। यानी कोई भी जो नदियां हैं अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर को बहाकर लेकर आ रही है और धरातल का जो पदीय भूभाग है उस पर वो लाकर उड़ेल रही है या घेर रही है, तो वहां पर क्या कर रही है? उसका जमाव कर रही है। अब पत्थर, कंकड़, मिट्टी, पत्थर आकर वहां पर इकट्ठे हो गए, तो नदियों का जो जल है उनके ठीक नीचे नीचे बहता है। किनके नीचे? कंकड़, मिट्टी, पत्थर। अब देखो ये जो नदियां आ रही है यहाँ पर ये जो जमाव कर रखा है वो किसका जमाव कर रखा है? कंकड़, मिट्टी, पत्थर का। ये जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ठंडल, इनका क्या कर दिया है? यहाँ पर जमाव कर दिया, यानी निक्षेप कर दिया है। और नदियां यहाँ पर क्या हो गई है? अदृश्य, यानी नदी यहाँ पर गायब हो गई है। नदियां दिखाई नहीं दे रही। दिखाई क्या दे रहा है? सिर्फ कंकड़, मिट्टी, पत्थर से निर्मित क्षेत्र दिखाई दे रहा है और इसी क्षेत्र को कहा जाता है बाबर प्रदेश। क्या कहा जाता है? बाबर प्रदेश। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, सीधी सी डेफिनेशन आ जाए कि बाबर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई कंकड़, मिट्टी, पत्थर से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा गया है? बाबर प्रदेश कहा गया। अब बाबर प्रदेश में नदियां क्या हो रही थी? अदृश्य हो रही थी, यानी नदियां गायब हो रही थी और नदियों के ठीक नीचे नीचे क्या बह रहा था? जल बह रहा था। अब जैसे ही नदियां दृश्य होगी, यहां पर तो क्या हुआ? अदृश्य हुई नदियां। नदियां जैसे ही दृश्य हुई, दृश्य का मतलब दिखाई दी, यानी पत्थरों से नीचे से पानी निकला, दिखाई दी, दृश्य हुई। और दृश्य होने के बाद में अब देखो यहां पर थोड़ी सी ट्रिक है, द से दृश्य और द से दलदली। जैसे ही नदियां दृश्य हुई वैसे ही यहां पर कौन से भूभाग का निर्माण किया? दलदली भूभाग का निर्माण किया। दलदली भूभाग, और दलदली भूभाग का निर्माण किया। उसी दलदली भूभाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश। क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश कहा जाता है। अब देखें, बाबर प्रदेश से जैसे ही नदियां दृश्य हुई और दृश्य होने के बाद में कौन सी भूमि का निर्माण किया? दलदली भूमि का निर्माण किया। और ये दलदली भूमि है उसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश है वो एक तरह से भूमि के लिए, कृषि के लिए एक तरह से उपयोगी नहीं होता।
आजकल तो फिर भी इसके अंदर कुछ तकनीकें अपनाकर अपने कृषि करने लग गए हैं लोग, लेकिन ये एक तरह से तराई प्रदेश दलदली जो क्षेत्र है वो एक तरह से कृषि के लिए अनुपयोगी है। बाबर प्रदेश है वो भी कृषि के लिए अनुपयोगी था और ये भी कृषि के लिए क्या है, अनुपयोगी। अब यहाँ पर तराई प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मच्छरों की प्रधानता देखने को मिलती है। एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मच्छर है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो मूल रूप से उसका उत्तर क्या था, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में मच्छरों की सबसे ज़्यादा क्या है, प्रधानता। अब तराई प्रदेश से जब नदियां निकलती है तो कांप प्रदेश का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कांप प्रदेश। कांप प्रदेश की बात करें तो कांप प्रदेश है उसे 2 भागों में बांटा गया है। कांप प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 2। और उस पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे राजस्थान का कंपटीशन उठा के देख लो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपटीशन उठा के देख लो। तो इसके अंदर 2 प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला है नंबर 1 खादर और दूसरा है बागर। खादर और बागर, ज्यादा डीपली ना लेके शॉर्टकट में बता देता हूं। खादर किसे कहते हैं और बागर किसे कहते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा गया है, खादर। और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा गया है, बागर। थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बागड़ी बता देता हूं। यानी जहां पर नदियां अपना जल लेकर जा रही है, एक बार नदी आई अपना जल लेकर आई, साथ में मिट्टी कौन सी लेकर आई, नवीन जलोढ़ मिट्टी। बार बार नदियां आ रही है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का बहाव दोनों किनारों पर निक्षेप कर रही है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, खादर प्रदेश। एक बार नदी आई अपने साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी लेकर आई, उसके बाद में 5 साल तक नदी आई नहीं। वो नवीन जलोढ़ मिट्टी थी वो धीरे धीरे किस रूप में बदल गई, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के अंदर। और उसी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या संज्ञा दे दी गई, बागर प्रदेश। राजस्थान के अंदर थार का जो मरुस्थल है मूल रूप से किसका, बागर प्रदेश से संबंधित है। और गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जहां पर गंगा नदी अपना जल लेकर प्रतिदिन आती है, तो वहां पर कौन सा क्षेत्र निर्मित है, खादर प्रदेश। तो इसमें 2 भौगोलिक शब्दावली है, एक तो है खादर और दूसरा है बागर। एक तो है खादर और दूसरा कौन सा है, बागर। अब खादर की बात करें तो तराई प्रदेश से जब नदियां निकलती है तो अपने नदी मुहाने के दोनों किनारों पर, इस किनारे पर और इस किनारे पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्या कर देती है, निक्षेप कर देती है। और उसी नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा गया है, खादर प्रदेश। और जब नदियां अपना जल एक बार लेकर आती है उसके बाद में वहां पर अदृश्य हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। नदियां अपना जल रास्ता परिवर्तित कर लेती है और ये जो रास्ता जहां पर एक बार नदी अपना जल लेकर आई थी वह मिट्टी कैसी हो जाती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। और उसी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा गया है, बागर प्रदेश कहा गया है। राजस्थान का थार का मरुस्थल है बागर प्रदेश का प्रमुख उदाहरण है। खादर प्रदेश और बागर प्रदेश 2 अपने अच्छी तरह से समझ ली। खादर प्रदेश के बाद में खादर से जब नदियां बहती हुई अपना जल या तो किसी खाड़ी में उड़ेलती है या फिर समुद्र में डालती है, तो जहां पर अपना जल है वो किसी खाड़ी में उड़ेल रही है या फिर समुद्र में उड़ेल रही है, उस समय एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। कौन सी आकृति का निर्माण करती है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति है उसका निर्माण करती है। इसी त्रिभुजाकार आकृति को कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। अब गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अपना जल जब उड़ेल रही है उस समय भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। नाम सुना होगा आपने सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। सुंदरवन डेल्टा, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा ही क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुंदरी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। डेल्टा के अंदर अगर डेफिनेशन पूछ लिया आपसे कि डेल्टा किसे कहते हैं, तो नदियाँ जब अपना जल नदी मुहाने पर उड़ेलती है उस समय एक त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण करती है, उसे ही क्या कहा गया है, डेल्टा कहा गया है। तो ये कुछ भौगोलिक शब्दावली थी।
अब एक और प्रश्न बता देता हूं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कि सुंदरवन डेल्टा तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप मुझे अपने इनबॉक्स में जरूर बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, किस नदी के द्वारा निर्मित है और कौन से राज्य में निर्मित है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।